सुनो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे कॉन्जुगेशन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारे कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। बेंजीन वाले भी स्ट्रक्चर बनाए, नॉन बेंजीन वाले भी स्ट्रक्चर बनाए। और हम लोग अभी तक की क्लास में ये सीख चुके हैं कि अगर कॉन्जुगेशन मुझे चेक करना है तो अपने पास 6 कंडीशन है कॉन्जुगेशन चेक करने की। जैसे एक कंडीशन थी पाई सिंगल वैकेंट, दूसरी कंडीशन थी पाई सिंगल लोन पेयर, तीसरी थी पाई सिंगल फ्री रेडिकल, और पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई, ये कंडीशंस थी। अब बात समझो कि जिस तरह से हमने सीखा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई एक कंडीशन मिल जाए तो वहां पर कॉन्जुगेशन होगा या हम लोग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें ये समझना है कि कहां कहां पर कॉन्जुगेशन स्टॉप होगा। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि कॉन्जुगेशन जो हो रहा है तो समटाइम्स वी विल फाइंड कि किसी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाता है। अब कॉन्जुगेशन की जो 6 कंडीशन है, हो सकता है कि आप लोगों को वो 6 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वहां पर दिखाई दे रही हो, बट रियलिटी में वो कंडीशन अप्लाई वहां पर नहीं हो रही होगी। बात समझ रहे हो? जैसे देखो बेटा, यहां पर हम बात करें कि कॉन्जुगेशन कहां कहां स्टॉप हो सकता है। ध्यान से समझना बेटा इस टॉपिक को, कॉन्जुगेशन स्टॉप कहां कहां होगा। देखिए, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 बेटा हमारे पास है ब्रेड रूल। देखिए, अगर हम बात करें बेटा इस रूल की, ध्यान से समझना बेटा, तो इस ब्रेड रूल के अंदर देखिए 1924 में ये रूल आया, ब्रेड रूल, और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान से समझो। और मैं आप लोगों को इस रूल को पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये रूल पिछले ही साल 2024 में, पिछले साल 2024 में ये बेटा हमारे पास फेल हो चुका है। बट क्योंकि अभी तक कोई अपग्रेडेशन नहीं आया है तो हम लोग इस रूल को अभी मान के चलेंगे। बात समझ गए? ध्यान से समझना बेटा ब्रेड रूल। देखिए, ये रूल क्या कहता था? ये रूल कहता है कि अगर कहीं पर भी बाईसाइक्लो कंपाउंड मिल जाए, अब ये क्या होता है देखो, जैसे बेटा ये समझो, ये जो रिंग हमें नजर आ रही है, ये रिंग एक प्लेन में है। ये रिंग कैसा है बेटा? एक प्लेन में। अब मैं अगर इस एटम से और इस एटम से, ठीक है भाई, इस तरह से एक रिंग बनाऊं जो कि इस बोर्ड से बाहर निकल आए। अरे बात समझ में आ रही है? आप लोग 3D में सोच रहे हैं कि भाई ये वाले जो एटम्स है वो इस बोर्ड के अंदर ही इसी प्लेन में फिट है, और इससे जो मैं एक रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह से, ये जो रिंग है बेटा, ये वाला आइटम कहां है? आउटवर्ड टू द प्लेन। अरे बात समझे? तो क्या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्लेन के अंदर जो रिंग है, इस रिंग पर बेटा एक ब्रिज बन रहा है? अरे बोलो। इसलिए इस कंपाउंड के अंदर ये जो एटम है बेटा, जो ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, इन एटम को कहा गया है ब्रिज हेड कार्बन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज हेड कार्बन। क्योंकि बेटा ये क्या बना रहे हैं? ब्रिज बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इन एटम्स को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और अगर कहीं पर भी कोई भी बाईसाइक्लो कंपाउंड आया, इस तरह का बाईसाइक्लो कंपाउंड आया जिसमें बेटा हमारे पास क्या नजर आ रहा हो? बेटा वहां पर ब्रिज बनता हुआ नजर आ रहा हो, समझ लेना कि इसके जो बेटा ब्रिज हेड कार्बन के जो एटम्स होंगे, ये हमेशा sp3 स्टेट में रहेंगे। ये कभी भी sp2 स्टेट में नहीं जा सकते या sp स्टेट में नहीं जा सकते। बात समझ में आई? रूल क्या कहता था? रूल इनका ये कहता है कि ना ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड जो ब्रिज हेड कार्बन है, इट कैन नेवर बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो क्या स्टेटमेंट है, बोलो इनका। इनका स्टेटमेंट क्या है बेटा हमारे पास? कि ना ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन can never be sp2 और sp। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेट पर प्लेनैरिटी अचीव नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ब्रिज हेड कार्बन पर ये प्लेनर स्टेट है ना, sp2 और sp, मतलब यहां पर ये प्लेनैरिटी नहीं हो पा रही है। बात समझे? अरे बोलो।
इनका स्टेटमेंट क्या था कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वो कभी भी sp2 या sp स्टेट में नहीं हो सकते। मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं, भाई आपसे पूछा गया क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्लास बताओ भाई क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बोलो बेटा। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp, विच इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास रियल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। बात समझे, इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता था, इनका कॉन्सेप्ट कहता था कि ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर ब्रिज हेड कार्बन जो है वो कभी भी sp2 या sp स्टेट में होने वाले नहीं है। बात क्लियर, अरे बोलो, समझ आ गई बात। ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें इस स्ट्रक्चर में क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर एक एटम लगा दिया नाइट्रोजन, ठीक है भाई, क्या ये पॉसिबल है, बोलो क्या ये पॉसिबल है, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है, हाँ या ना, बताओ भाई। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इस एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है। अरे भाई लोन पेयर भी तो होगा इस पर एक, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp3, समझ गए। पर अगर इसी मॉलिक्यूल के अंदर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूं, अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पॉसिबल नजर आ रहा है, बोलो बेटा क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अरे बोलो भाई ये पॉसिबल था, क्या ये पॉसिबल है, अरे बोलो ये पॉसिबल है या नहीं। इस वाले का एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और ऊपर वाले का भी क्या है, sp, ये भी क्या है बेटा, आई बात समझ में, ये भी क्या है पॉसिबल, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है ब्रिज हेड कार्बन्स का या ब्रिज एटम्स का क्या है हाइब्रिडेशन, sp3। अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का ये वाला स्ट्रक्चर, क्या ये पॉसिबल है, अरे बोलो क्लास क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये किस स्टेट में चला गया, sp2 में, समझ रहे हो बात। मतलब स्टेटमेंट ये है कि ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर जो ब्रिज एटम है वो sp2 या sp स्टेट में नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट में आ जाए। अरे समझे, जैसे एक और एग्जांपल, हाँ जी देखिए ध्यान से समझिएगा इस स्ट्रक्चर को, ये रहा अपने पास कुछ इस तरह से, और यहां पर चलिए बताइए ये अपने पास एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, चलिए बताइए क्या ये पॉसिबल है, अरे बोलो। ये एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ऊपर वाले का क्या है, sp, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कुछ भी sp2 उससे कोई लेना देना। जैसे मैं आपसे ये स्ट्रक्चर पूछूं, दिस इज पॉसिबल और नॉट, बताइए क्लास क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बोलो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन यहां पर भी sp3 है, यहां पर भी, बाकी के हाइब्रिडेशन से कोई लेना देना। अब समझो कॉन्जुगेशन कैसे स्टॉप होता है, देखिए एक स्ट्रक्चर को समझिएगा, यहां पर अपने पास कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या मुझे इसमें पाई सिंगल लोन पेयर नजर आ रहा है, अरे बोलो दिस इज पाई, दिस इज सिंगल, इट हैविंग अ लोन पेयर, अरे बोलो अगर मैं इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बोलो बेटा, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे बेटा अपने पास देखो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, अरे बोलो, और ये इस तरीके से, क्या ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहां कॉन्जुगेशन स्टॉप हो गया। अरे समझे, यहां कॉन्जुगेशन क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बेटा ब्रिज वाले जो एटम्स हैं वो कभी भी sp2 स्टेट में जाने वाले, तो कभी भी अपने पास ब्रिज मॉलिक्यूल मिल जाए तो समझ जाना ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर अगर ब्रिज वाले एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होकर sp2 या sp स्टेट में जा रहा होगा तो वहां कॉन्जुगेशन नहीं कराएंगे। अरे बोलो कॉन्जुगेशन की कितनी कंडीशंस थी, 6 कंडीशंस थी, अगर उनमें से कोई भी स्टेट अगर दिखाई दे रही है और मुझे ब्रिज मॉलिक्यूल, ब्रिज बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है तो उसमें ब्रिज हेड जो भी एटम्स हैं वो एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के बाद भी अगर sp3 चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास चेंज होकर sp2 में जा रहा होगा तो वहां कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाएगा। अरे बोलो क्लास, तो कॉन्जुगेशन स्टॉप होने की कंडीशन नंबर 1 ब्रेड रूल। ब्रेड रूल क्या कहता है कि ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स पे ब्रिज हेड जो एटम्स हैं वहां पर प्लेनरिटी अचीव होने वाली। अरे बात समझे आप लोग,
क्या समझे? ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं? अरे बोलो, ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं? वो कार्बन जो बेटा दो रिंग फॉर्म कर रहे हैं, एक अपने प्लेन में एक दूसरे प्लेन में। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब इस रिंग में ये दो एटम्स है बेटा, ये तो रिंग फॉर्म कर ही रहे थे, एक रिंग बाहर की तरफ है, ये वाला एटम आउटवर्ड टू द प्लेन है। इट लुक लाइक दिस कि हमारे पास ये ऐसे एटम है, और आपने क्या किया, यहां से इस वाले एटम से इस वाले एटम से आपने कुछ एटम्स को जोड़ना स्टार्ट किया, और इस तरीके से बाहर, बोर्ड से बाहर, और जब आपने जोड़ा तब बेटा ये हमारे पास, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एक एटम जो है वो आउटवर्ड टू द प्लेन है। अगर एक रिंग ऐसे रखी हुई है तो दूसरा हमारे पास एटम ऐसे कनेक्टेड है। अरे समझे? अगर मैं इसी चीज को दिखाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इट इज लुक लाइक दिस, अपने पास इस तरह की कोई एक रिंग है, ठीक है भाई, और इस रिंग में जो एटम्स है बेटा वो हमारे पास किसी और प्लेन में है, ये वाले, मतलब ये रिंग अगर इस प्लेन में है इस तरफ, तो ये एटम कैसे है ऐसे में। अरे बात समझ रहे हो? मतलब दो अलग अलग प्लेन में रिंग बनी हुई होगी, और जिन एटम से बनी होगी उसको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम्स। और ब्रिज हेड एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp2 और sp नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, sp3। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या sp हो गया किसका, इस वाले एटम का या इस वाले का, तो समझ जाएंगे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। रूल समझ में आया? अरे बोलो क्लास, क्या है इनका रूल? In a bridge bicyclo compound, bridge atoms can never be sp2 or, मतलब planarity can never achieve on bridge head atoms। अरे समझे? स्टेटमेंट ध्यान रहेगा, पर मैंने आप लोगों को अपग्रेडेशन दे दिया, ये रूल अब फुलफिल नहीं होगा आने वाले समय में, ये चेंज हो जाएगा। जब तक कि एनटीए कुछ अपडेट नहीं दे रहा है तब तक अपन इस चीज को पढ़ेंगे। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 समझो बेटा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है बेटा हमारे पास एनोलिन्स के रिगार्डिंग। अब ये एनोलिन्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। देखिए क्लास, एनोलिन्स, अगर हम बात करें बेटा एनोलिन्स की, तो एनोलिन्स के लिए कहा जाता है इवन नंबर ऑफ कार्बन रिंग, इवन नंबर ऑफ कार्बन रिंग, ठीक है भाई, और हैविंग पाई सिंगल पाई ऑल्टरनेट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर इवन नंबर ऑफ रिंग में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाली स्टेट आ जाए तो उसको बोलते हैं एनोलिन। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे देखिए कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे अपने पास 4 कार्बन एटम थे, उन्होंने ऐसे रिंग बना दी, या बेटा 6 कार्बन एटम ने ऐसे रिंग बना दी, या बेटा हमारे पास 8 कार्बन के इस तरह से बेटा हमारे पास रिंग फॉर्म हो गई। आप समझो इसी तरीके से 8, 10 इस तरह से, समझ गए ना आप लोग? ये कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो बेटा हमारे पास रिंग फॉर्म हो रही है इवन नंबर ऑफ कार्बन की, और उसमें ऑल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट हो बेटा, जैसे एक डबल बॉन्ड है तो अगला क्या होना चाहिए, सिंगल, फिर क्या होना चाहिए, डबल, फिर क्या होना चाहिए, जैसे बेटा यहाँ पे डबल है फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर इसी तरीके से ये डबल है इधर सिंगल, फिर डबल, फिर इस तरह से। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब एक छोड़ के एक बॉन्ड के बाद हमारे पास क्या, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल सिंगल डबल सिंगल, इनको बोलते हैं एनोलिन्स। क्या बोलते हैं इनको? आप समझ में आ गया एनोलिन्स क्या होते हैं? एनोलिन का मीनिंग क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन रिंग, जहां पर अपने पास डबल सिंगल इस तरह की स्टेट हो। अरे बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट? आप समझना एनोलिन्स के अंदर कहानी ये है कि जो अपने पास, इसको हम लोग बोलते बेटा दिस इज, इसमें कितने कार्बन है, 4, तो एनोलिन क्या है, ये 4, ये क्या है बेटा एनोलिन 6, ये एनोलिन क्या है बेटा 8, और ये एनोलिन क्या है बेटा अपने पास 10। अरे समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। तो एनोलिन जो बेटा हमारे पास होते हैं कौन कौन से, देखिए एनोलिन 8, 10 एंड 16, ये जो एनोलिन्स होते हैं इनिशियल 20 एनोलिन्स में, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कि दीज आर नॉन प्लेनर। ये कैसे बेटा हमारे पास नॉन प्लेनर है, मतलब क्या है इस बात का, देखिए जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इधर है पाई सिंगल पाई, फिर आगे क्या है पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यह तो कॉन्जुगेशन होगा, कौन सा, पाई सिंगल पाई। अरे बोलो, हमें देखने में क्या महसूस हो रहा है, यहां पर क्या है पाई सिंगल पाई वाला कॉन्जुगेशन, बट इन रियलिटी यहां पर ऐसा कोई कॉन्जुगेशन, क्यों? क्योंकि एनोलिन 8, 10, 16 जो है वो एक प्लेन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो समझो, अपने पास ये है, देखना जैसे ये एनोलिन 8 है, देखिए
एनोलिन 8। तो बेटा ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता जिसमें हमें दिखाई दे रहा हो कि ये वाले एटम्स, ये वाले एटम्स, ये वाले एटम्स, ये वाले एटम्स, ऐसे ही जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, या ये जो दो एटम्स इस तरह से ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, या जो ये दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, लग रहा है कि इनकी चार्ज डेंसिटी पूरे में फैल सकती है। बट रियलिटी इसकी देखो क्या है। रियलिटी में बेटा ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह के शेप में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा टब शेप। क्या बोलते हैं इसको? ये टब शेप स्टेट में हमारे पास मॉलिक्यूल रहता है। इसी वजह से इसमें जो एटम्स होते हैं, इन दोनों के बीच में बेटा बॉन्ड बना हुआ है, या इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, या इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, या इन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारे पास इसकी स्टेट है। मतलब एनोलिन 8 देखने में ऐसा लग रहा है, रियलिटी कुछ और है। अरे बात समझ रहे हो? इसमें मतलब हमारे पास हमें महसूस ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बट ये रियलिटी में कैसा है बेटा? ये कुछ इस स्टेट में है। ये हमारे पास टब शेप स्टेट में है, जहां पर ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड्स इस तरीके से बने हुए हैं। अरे बात समझ में आई? ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। अगर प्लेनर होता तो बेटा हमारे पास चार्ज डेंसिटी पूरे में फैल जाती। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन में पड़े हुए ऑर्बिटल्स के अंदर चार्ज डेंसिटी फैल सकती है। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो चार्ज डेंसिटी फैलने वाली, अरे बोलो, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज डेंसिटी। याद आया? एक ही प्लेन में पड़े हुए ऑर्बिटल्स में चार्ज डेंसिटी हम लोग फैला रहे थे, जबकि ये कैसे हैं? अलग अलग प्लेन्स में। इसलिए एनोलिन 8, एनोलिन 10, एनोलिन 16 दिखाई कैसे देते हैं? कि जहां पर पाई, सिंगल पाई वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। बट रियलिटी में यहां पर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल, भाई हमसे पूछा जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल दिया जाता है और पूछा जाता है इनमें से किसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें कोई रेजोनेंस क्यों नहीं है? क्योंकि दिस मॉलिक्यूल इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अरे समझे? बोलो बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये मॉलिक्यूल कोई प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है? तो बेटा अपने पास एक था ब्रेड रूल, जो कहता था कि ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर जो ब्रिज एटम्स है उनको कभी भी sp2 या sp स्टेट में लाना नहीं है, वहां पर कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा अपने पास क्या है बेटा? एनोलिन्स। कौन कौन से? एनोलिन 8, एनोलिन 10 और एनोलिन 16 अगर नजर आएगा तो वहां पर प्लेनैरिटी नहीं है, वहां पर कोई पाई सिंगल पाई देखने में लग रहा है, रियलिटी में कोई पाई सिंगल पाई नहीं है। अरे समझे? बोलो क्लास, क्या आपको बात समझ में आई कि एनोलिन 8, एनोलिन 10, एनोलिन 16 जो होते हैं वो रियलिटी में प्लेनर, और वहां पर पाई सिंगल पाई वाला कोई कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कहां रुका? ब्रेड रूल में। और किसमें बेटा? एनोलिन्स में। कौन कौन से एनोलिन्स में? 8 में, 10 में, और इसके अलावा और किसी में मत रोकना। अरे बात समझे? एनोलिन 8, 10, 16 दिमाग में सेट कर लो। 3 ऐसे एनोलिन हैं जो एक प्लेन में नहीं रहते हैं, एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, जिस वजह से वहां पर पाई सिंगल पाई का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? अरे बात समझ में आई? कंडीशन नंबर 3, लास्ट कंडीशन स्टॉपेज ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए। देखिए कंडीशन नंबर 3 इज SIR इफेक्ट। बात समझना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। देखो बेटा ध्यान से समझना कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। समझो बेटा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसका मतलब क्या होता है। देखो जैसे अपने पास अगर बेंजीन रिंग है, क्या है बेटा अपने पास? बेंजीन रिंग। हाँ जी, देखो ये रहा बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से। ठीक है भाई। अच्छा बेंजीन रिंग में क्या होता है? ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं। ध्यान देना, जैसे यहां पर और यहां पर, ये क्या है बेटा? इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऐसे फैली हुई होगी, तो नेक्स्ट दो में बेटा हमारे पास इस तरीके से ऐसे चार्ज डेंसिटी फैली होगी, या नेक्स्ट दो में हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऐसे फैली होगी। अरे बोलो, और ये चार्ज डेंसिटी पूरे रिंग में फैली हुई होती है, मतलब यहां पर भी फैली होती है, यहां पर भी और यहां पर भी। अरे बोलो, इस तरह से ये बेंजीन रिंग के अंदर पूरे के पूरे जो 6 कार्बन एटम्स के py ऑर्बिटल्स हैं, उन सारे ऑर्बिटल्स में चार्ज डेंसिटी पूरे में फैली होती है। अरे बोलो, यही बताया था बेंजीन के बारे में। अब अगर इस बेंजीन रिंग से, ध्यान से समझना, ये रहा वो बेंजीन रिंग, अगर इस बेंजीन रिंग से कोई एक ऐसा एटम कनेक्ट हो
जिसके पास एक पैरेलल ऑर्बिटल हो, या तो खाली या भरा हुआ या आधा भरा हुआ, और वो अगर इसी के प्लेन में आ जाए, इसके प्लेन में, जैसे ये वाला और ये वाला इसके प्लेन में, समझो, अगर बेटा वो इसके प्लेन में आ जाए जो ऐसे कनेक्टेड था, या बेटा ये दोनों ऐसे आपस में कनेक्टेड थे, या ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड थे, अभी तक क्या हो रहा था कि चार्ज डेंसिटी जो है वो ऐसे फैली हुई थी, समझे। बट अगर जैसे ये सामने आया, इसने चार्ज डेंसिटी यहां पर भी फैला दी, चाहे इसके पास लोन पेयर था या खाली ऑर्बिटल था या आधा भरा हुआ था, और आपने बोला कि यहां पर अपने पास एक कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया। नहीं समझ पा रहे, ज्यादा लेवल हो रहा है क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी केवल किसमें फैली थी? बेंजीन में। किसमें फैली थी? सामने एक ऐसा एटम आया जो अपना एक ऑर्बिटल लेके आया, बेटा उसने भी अपना चार्ज डेंसिटी यहां पर डिस्पर्जन स्टार्ट कर दिया, या तो अगर ये खाली होता तो बेंजीन अपना चार्ज डेंसिटी इधर देता, अगर ये भरा हुआ था तो इस तरफ शिफ्ट कर देता। अरे बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हमारे पास ये जो कोई भी एटम, जैसे मैंने यहां नाइट्रोजन लिया है, कोई एक ऐसा एटम इस बेंजीन से कनेक्टेड था। अगर हम बात करें यहां पर, तो बेंजीन से अगर कोई एक ऐसा एटम कनेक्टेड है जो कि बेटा हमारे पास कोई ट्रायंगुलर बल्की फॉर्म में है, कोई ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप, और उससे जस्ट बगल में कोई अगर बेटा हमारे पास कोई बल्की ग्रुप आ जाए, कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पर, तो इस ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप का बेटा हमारे पास जो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप। कब कब होगा? बात समझो। अभी हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो एटम है नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर की चार्ज डेंसिटी इसमें फैला रहा था। बात समझना, देखो अपने पास क्या है बेटा? एक बेंजीन रिंग। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर कोई बेटा ऐसा एक ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप अभी अकेला है, ठीक है भाई, और ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है बिल्कुल। बट क्या हो कि इस ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप के बगल में अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर, इस ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप आ जाए, तो बेटा यहां पर इतना रिपल्शन बढ़ जाता है कि इसका जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। और यहां जो शब्द मैंने बोला है ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप, ये ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप पहले तो ये समझते हैं होते क्या है, और ये किस तरीके से हमारे पास, ये रहा ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप का मीनिंग, ठीक है भाई, कि किसका कॉन्जुगेशन स्टॉप होगा। तो ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा एटम जो कि बेटा हमारे पास sp2 स्टेट में है, और उससे जुड़ने वाला बेटा जो हमारे पास कोई ग्रुप है वो कोई हमारे पास बल्की ग्रुप है। मतलब क्या है? देखिए बेटा, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल NH2, ये एक ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप नहीं है, इट इज अ ट्रायंगुलर ग्रुप। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर बल्की ग्रुप नहीं है ना, H और H छोटे छोटे एटम्स हैं। बट अगर मैं यहां पर एक R मॉलिक्यूल लगा दूं, एक H लगा दूं, तो ये कैसा होगा? ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप है ये। अरे बात समझ में आई? मतलब इस वाले का तो बेटा हमारे पास कॉन्जुगेशन रुकने वाला, बट इसका रुक सकता है कब? जब कोई यहां पर बल्की ग्रुप आ जाए। नहीं समझे? देखो जैसे समझो, अपने पास ये है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्या है बेटा? पाई सिंगल पाई सिस्टम। क्या बेटा यहां पर आप लोगों के पास एक एटम आया, तो इस एटम के पास जो लोन पेयर था ये रेजोनेंस में जा रहा था, कौन सा? पाई सिंगल लोन पेयर, समझे। और इसी बेंजीन रिंग से, इसी वाले बेंजीन रिंग से, ध्यान से समझना, इस वाले बेंजीन रिंग से बेटा एक नाइट्रोजन जुड़ा था, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर क्या है बेटा हमारे पास? डबल बॉन्ड। अभी भी इसका लोन पेयर जो है बेटा वो पाई सिंगल पाई इस तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, ये समझे? ध्यान से समझना, अगर इस बेंजीन रिंग के पास, इस बेंजीन रिंग के पास जैसे बेटा हमारे पास NCH3, यहां पर H आया, मैंने यहां पर एक बल्की ग्रुप लेके आया CH3, तो बेटा अपने पास क्या हुआ? अब इसका कॉन्जुगेशन स्टॉप हो गया। मतलब यहां कॉन्जुगेशन ये पाई सिंगल लोन पेयर वाला है, यहां पर ये कॉन्जुगेशन चल रहा है, यहां पर भी बेटा ये कॉन्जुगेशन क्या है? चल रहा है, बट यहां पर अब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप के जस्ट ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजीन रिंग के जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे कैसा ग्रुप आ गया? बल्की, और इन दोनों ने एक दूसरे को रिपल्शन स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? देखो समझना, फिर से बता दें, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बल्की ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। बल्की ग्रुप, देखिए बल्की ग्रुप में अपने पास फर्स्ट पीरियड
और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं इनको हटा दो, इनको हटा दो, तो जितने बच गए वो सब क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट या उससे ऊपर, थर्ड पीरियड या उससे ऊपर, या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ये सब क्या है बेटा हमारे पास? बल्कि ग्रुप्स है। कोई मुझसे पूछे क्या क्लोरीन बल्कि ग्रुप है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो किस पीरियड का है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, क्या है ये? अगर मुझसे पूछे ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है, बल्कि ग्रुप है। अगर कोई मुझसे पूछे एच, ये कैसा है बेटा? ये बल्कि। अगर मुझसे पूछे फ्लोरीन कैसा है बेटा? आई बात समझ में? अरे बोलो। तो बेटा हमें क्या दिमाग में सेट करना है कि कोई भी अगर ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप होगा, ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप की लिस्ट बनाते हैं। देखिए बेटा यहां पर ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप की लिस्ट बनाते हैं, ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप। तो ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप क्या होते हैं? ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप में अपने पास बेटा अपने पास होता है N डबल बॉन्ड O, इस तरह से NO2, या फिर बेटा हमारे पास NO, बेटा हमारे पास NO नाइट्रोसो, या फिर बेटा हमारे पास NH यहां पर R, या फिर बेटा हमारे पास NRR, या फिर अपने पास बेटा C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बेटा अपने पास कोई भी H या फिर R, कुछ भी हो सकता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ट्रायंगुलर बल्कि। अरे समझे? तो अगर इनमें से कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप, देखो इस बेंजीन रिंग पर, क्या समझे? इस बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप हो बेटा? ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप। और इससे जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाए बेटा? बल्कि ग्रुप, मिनिमम एक साइड पर। तो इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेन चेंज हो जाएगा, यहां पर मॉलिक्यूल दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग पर ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये अभी तो क्या कर रहा था बेटा? यहां पर इस तरह से कॉन्जुगेशन कर रहा था। ये कॉन्जुगेशन में ऐसे आगे बढ़ रहा था, इधर से नहीं, सॉरी यहां से, ये ऐसे आगे बढ़ रहा था, समझ रहे हो? बट जैसे ही क्या हुआ कि इसके पास, इस बेंजीन रिंग के पास यहां पर एक ऐसा बल्कि ग्रुप आया जिसने क्या किया? इसका डायरेक्शन ही बदल दिया। तो अब ये वाले जो थे ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ पाए, क्योंकि ये पहले इसी प्लेन में था। अब ये ऐसा हो गया जो बोर्ड से बाहर और अंदर की तरफ है। अरे समझे? मतलब इसमें ऑर्बिटल कैसा? एक ही प्लेन में। इसमें ऑर्बिटल कैसा है? इस प्लेन में। नहीं समझे? अरे बोलो। कॉन्जुगेशन स्टॉप होने की 3 ही कंडीशन होती हैं। पहला कौन सा? ब्रेड रूल। ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड कभी भी ब्रिज हेड एटम्स पर क्या नहीं हो सकता? sp2 या फिर sp। दूसरी कंडीशन क्या है? एनोलिन। कौन कौन से? एनोलिन 8, 10 और 16 में कभी कॉन्जुगेशन कराना। और तीसरी कंडीशन है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप है और उससे जस्ट पास में कोई बल्कि ग्रुप आ जाए तो हमारे पास बेटा वो क्या होगा? क्या हो जाएगा बेटा? वहां पर कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाएगा। तो कॉन्जुगेशन स्टॉप की कितनी कंडीशन मिली बोलो? 3 कंडीशन मिली कॉन्जुगेशन स्टॉप की। हाँ जी, कॉन्जुगेशन स्टॉप होता है 3 सिचुएशन पे। पहला ब्रेड रूल, मतलब ये जो एटम्स है ब्रिज हेड एटम्स, ये कभी भी बेटा हमारे पास sp2 या sp होने वाले नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी हम लोगों ने बेटा? एनोलिन कौन कौन से? 8 और 10 और कौन सा बेटा? इस तीनों के अंदर बेटा हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। तीसरा हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला कौन सा ग्रुप बेटा? ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप के पास क्या आ जाए? एक बल्कि ग्रुप आ जाए तो इसका कॉन्जुगेशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अरे समझे? तो कॉन्जुगेशन स्टॉप की ये 3 कंडीशन थी। कॉन्जुगेशन होने की कंडीशंस क्या क्या थी? अरे बोलो, कॉन्जुगेशन होने की कंडीशंस क्या क्या थी? पाई सिंगल वैकेंट, या पाई सिंगल लोन पेयर, या पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई पाई सिंगल पाई। इन 6 कंडीशंस में हमें क्या देखना है? कॉन्जुगेशन। और इन 3 कंडीशन में कॉन्जुगेशन को स्टॉप कराना है। अरे बात समझ में आ रही है? ये हमें ध्यान रखना है कि 3 कंडीशन में कॉन्जुगेशन स्टॉप होता है। द लास्ट नोट कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग देख लीजिए, कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग लास्ट नोट। ये जो एनोलिन 10 था, एनोलिन 10, अगर एनोलिन 10 इस तरह से बेटा ये बन गया एनोलिन 10, देखिएगा कुछ ऐसे, ठीक है भाई। इस एनोलिन 10 पे अगर ये दोनों एटम्स किसी
एटम या फिर किसी बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए, सपोज इनके बीच में कोई एटम आ जाए या दोनों ही आपस में जुड़ जाए, समझे, तब बेटा ये हमारे पास हो जाएगा प्लेनर। ये क्या हो जाएगा बेटा, और प्लेनर होने के बाद इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसमें कॉन्जुगेशन क्या है बेटा, इसमें अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब देखो, जैसे अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, इस तरह का, यहां पर ऐसे बॉन्ड्स थे, किसी ने आपसे पूछा क्या इसमें पाई सिंगल पाई पॉसिबल है, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। अरे बात समझ में आ रही, इसमें कोई पाई सिंगल पाई पॉसिबल, क्योंकि ये कैसा है अभी, नॉन प्लेनर। ये कैसा है बेटा, नॉन प्लेनर, मतलब ये जैसा दिख रहा है रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट करता। और अगर अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कुछ इस तरह का, जिसमें आपसे इस तरीके से इन एटम्स को ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया, यहां पर ये ऐसे कनेक्ट हो गए, ठीक है भाई, इस तरह से ऐसे बॉन्ड बने थे, क्या इसमें पाई सिंगल पाई पॉसिबल है, क्योंकि अब ये कैसा हो चुका है, प्लेनर हो चुका है। आई बात समझ में, दिस इज द लास्ट नोट रिगार्डिंग कॉन्जुगेशन। मतलब मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स बता दिए, कॉन्जुगेशन होता कहां है, कॉन्जुगेशन कहां नहीं होता है, और स्पेशल कंडीशन। अरे समझे, इससे ज्यादा बात कॉन्जुगेशन पर नहीं की जा सकती है 11th-12th लेवल पे। बात समझ रहे हो क्या, कि कॉन्जुगेशन की शर्तें क्या है और कॉन्जुगेशन कहां रुकेगा, और कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस या कुछ भी बोल रहे हो। अरे बात समझ में आ रही है, हमने क्या समझा था, रेजोनेंस का मीनिंग क्या सीखा, बोलो बेटा, रेजोनेंस का मीनिंग क्या सीखा था, अगर किसी एक मॉलिक्यूल का कोई एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा है, तब हम लोग कुछ इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना रहे थे, समझे, और उस इमेजिनरी स्ट्रक्चर को उस मॉलिक्यूल का क्या बोल रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही है, और इस फिनोमिना का नाम हमने क्या दिया था, रेजोनेंस। समझ आ रही बात। फिर हमने सीखा था कि रेजोनेंस कहां कहां कराना है, किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम पे कुछ कंडीशन मैंने बोली थी, पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलते हैं, वैलेंसी ऑफ एटम हम लोग जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बात समझे, और मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी सेम रहेगी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। बेंजीन के अंदर क्या दिमाग में सेट करना था कि बेंजीन या तो पी फॉर्म में होता है या फिर क्यू फॉर्म में होता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पे आप लोगों को सीपीपी नंबर, ध्यान से सुनो, सीपीपी नंबर 4, 5 और 6 ये आप लोगों को लगाना है, ठीक है भाई। 4 में क्या है, 4 में बेटा आपको मिलेगा ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम्स, 5 में आपको क्या मिलेगा, ड्रॉ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 6 में क्या मिलेगा, अच्छे लेवल के कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जिस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कल वाली क्लास में प्रैक्टिस किए थे। जैसे हम लोगों ने ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर सोचे ना 44, या हम लोगों ने एक बताया था बाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, उसमें 16 सोचे थे, बात समझ रहे हो। तो उस तरह के स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन वहां पर दिए हुए हैं, समझ गए। चलिए, तो ये अपने पास टॉपिक खत्म होता है किसका, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन का। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्जुगेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस हमें कहां कहां हेल्प करता है, देखिए इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो आप सीख ही गए। इस पर बेस्ड एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, क्या यहां पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, या कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अरे बोलो, ठीक है भाई, या इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बन गए। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे पहला बेटा हमारे पास स्टेबिलिटी चेक करना, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमें चेक करना आना चाहिए, ठीक है भाई। नंबर टू बेटा इसमें हम लोग निकालते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 2 बेटा हम लोग निकालेंगे बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, दिए हुए एटम्स में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। एक और बेटा हम लोग इसमें एक और पॉइंट निकालते हैं बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के अलावा, इसमें नहीं, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के अलावा बेटा इसमें हम लोग निकालेंगे रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, अच्छा रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स है, ठीक है भाई। मतलब रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नीट में तो नहीं आया है, और मुझे उम्मीद है कि नीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एनटीए के सिलेबस में अपडेटेड भी नहीं है।
तो रेजोनेंस एनर्जी वाली जो हेडिंग है वो केवल जेई वाले बच्चों के लिए रहेगा। पॉइंट नंबर 4 दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। कि मेसोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो हमें समझना है, समझे? अरे बोलो, क्या समझे? अपने पास क्या क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमें चेक करना आना चाहिए, हमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना आना चाहिए, हमें रेजोनेंस एनर्जी, जेई वाले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, एंड द लास्ट वन मेसोमेरिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है। अरे समझे? देखिए अगर हम बात करें बेटा पॉइंट नंबर 1 की, दैट इज व्हाट, क्या है हमारे पास? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान से समझना किस तरह से हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी। देखिए अभी अभी आपने किसी स्ट्रक्चर में, किसी मॉलिक्यूल के आपने कुछ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, उन कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा बना? मतलब यह है ऐसा स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, आपने मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के जैसे कल 44 स्ट्रक्चर बना रहे थे, या 16 बना रहे थे, 10 बना रहे थे, 5 बना रहे थे, या 2 बना रहे थे। सवाल ये उठता है कि उन स्ट्रक्चर में से सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है भाई, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। देखो क्या, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है बेटा, आपको याद रखना है पाई, चार्ज, ऑक्टेट, EN, ऑपोजिट चार्ज। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर आपने दिमाग में ये सेट कर लिया, पाई, चार्ज, ऑक्टेट, EN, ऑपोजिट चार्ज, समझ लीजिए आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ध्यान से समझो, जब भी हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तब बेटा अपन कैसे चलेंगे? हम लोग बेटा यहां पर एक ट्रिक लगाने वाले, दैट इज पाई, चार्ज, ऑक्टेट, EN, ऑपोजिट चार्ज। ट्रिक क्या है हमारे पास? जल्दी बोलो। पाई, चार्ज, ऑक्टेट, EN, ऑपोजिट चार्ज। सबसे पहले क्या चेक करना है? पाई, उसके बाद चार्ज, फिर ऑक्टेट, फिर EN, फिर ऑपोजिट चार्ज। ध्यान से सुनो, इसमें अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के लिए, पॉइंट नंबर 1 स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल। अरे बात समझ में आई? मान लीजिए आपको 5 मॉलिक्यूल दिए हैं, तो अपन सबसे पहले क्या चेक करने वाले? नंबर ऑफ, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अरे बात समझ में आई? बट अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी इक्वल हो गए तो फिर अपन क्या चेक करेंगे? चार्ज। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो कंपैरेटिवली बेटा किससे ज्यादा स्टेबल होता है? चार्ज वाले सिस्टम से। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है बेटा अपने पास? नंबर थर्ड इज ऑक्टेट, दैट इज स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट एटम। ऑक्टेट कंप्लीट एटम, नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट एटम। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या कहता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड? EN का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कहता है कि नेगेटिव जो प्रेजेंट होना चाहिए इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है भाई? और पॉजिटिव इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे फॉर एग्जांपल भाई अपने पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए और इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? अरे बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछूं इन दोनों चार्ज में से ज्यादा स्टेबल चार्ज कौन सा है? ऑक्सीजन वाला। बट इन दोनों चार्ज में से बेटा कौन ज्यादा स्टेबल चार्ज है? कार्बन वाला। समझ में आई बात? मतलब नेगेटिव किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और पॉजिटिव किस पे होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड द पॉइंट नंबर 5 दैट इज स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज। ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसके बेसिस पे जितना ज्यादा डिस्टेंस
उतनी कम स्टेबिलिटी। और अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं लग पाए तो पॉइंट नंबर 6 लगाते हैं बेटा हमारे पास, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। और अगर ये भी नहीं लग पाया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए फिर हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब ध्यान से सुनना, कई बार हम लोग कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट लगा देते हैं जिससे हमारा आंसर बदल जाता है। ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 के 7 पॉइंट आप लोगों को एक ऑर्डर में लगाना आना चाहिए। मतलब फर्स्ट वी विल चेक द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देन न्यूट्रल और चार्ज में न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। फिर क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट एटम। उसके बाद क्या चेक करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां है, और उसके बाद उनका डिस्टेंस। यही 5 पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको नंबर ऑफ बेंजीन रिंग चेक करना पड़ सकती है या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट चेक करना पड़ सकती है। मैंने अभी तक पूरी क्लास में जो रेजोनेंस के अंदर एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस जैसा कोई वर्ड यूज किया, तो यहां पर इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट मत लगा देना। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन बन जाए कि भाई इन कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो अपने दिमाग में हमेशा जो कॉन्सेप्ट चलेगा, पाई चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, ऑपोजिट चार्ज। मैंने कहीं पर भी क्रॉस एक्सटेंडेड जैसा वर्ड यूज, तो आप लोगों को कभी भी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी भी क्रॉस और एक्सटेंडेड का कोई कॉन्सेप्ट इधर पे लाना। अरे बात समझे? क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हो, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपने 5 बनाए, ऑल आर दी इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर भी अगर आप कॉन्जुगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए तो फिर वो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बचा। अरे आपने एक स्ट्रक्चर से 5 स्ट्रक्चर बना दिए, पांचों क्या थे? कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या थे वो? और उन 5 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपने किसी स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की एक स्टेट नहीं रही, आप तो उसकी और स्टेट डेवलप कर रहे हो। अरे बात समझ रहे हो? तो आप लोगों को जितने भी स्ट्रक्चर दिए हुए हो उन पे यही पॉइंट लगाना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद न्यूट्रल और चार्ज, फिर उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट एटम, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल इन द डिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज। क्या समझे? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन, ऑपोजिट चार्ज। दिमाग में बात सेट करो। हम लोग क्या सीखे? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, ईएन। सबसे पहले जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद न्यूट्रल चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल? न्यूट्रल, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ईएन, फिर उसके बाद इन 5 पॉइंट से आप लोगों का 95-98% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1-2% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। बात समझ में आ रही है? इन 5 पॉइंट से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 6वां पॉइंट भी तभी आता है जहां पर बेंजीन रिंग्स वगैरह आ जाए। अरे बात समझ में आ रही है? और 7वां पॉइंट तब लगेगा जब आपके ये 6 पॉइंट फेल होंगे, पर वो 7वां पॉइंट अभी अपन नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट नहीं सीखा है। अरे समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों स्ट्रक्चर में देखना, इस तरह से अपने पास कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन बेटा अपने पास दिया हुआ है, इसका एक कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, इसका ये स्ट्रक्चर बना लिया। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? विच इज मोर स्टेबल? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। इसमें पाई बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं? कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? बी इज मोर स्टेबल देन। अरे बात समझ में आई? क्यों? ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहले क्या देखना है? पाई, उसके बाद चार्ज, उसके बाद ऑक्टेट, उसके बाद ईएन, उसके बाद ऑपोजिट चार्ज। ये 5 पॉइंट इस ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट वी विल चेक पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो विनर। अरे बात समझ रहे हो? जैसे ये स्ट्रक्चर में ये रहा एग्जांपल नंबर 2। आप बताइए कौन अपने पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर था पर नेगेटिव था। चलिए इसका हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये यहां पर बेटा अपने पास डबल बॉन्ड आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। इसका एक और स्ट्रक्चर, आज ही क्लास बस, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर में बताओ बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
बोलो बेटा विच इज मोर स्टेबल इन दीज टू स्ट्रक्चर। बोलो बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं? 2। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? मतलब ये इससे डिसाइड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इन दोनों में से इस पे क्या है? चार्ज। इस पे भी क्या है? चार्ज। बोथ आर नॉट न्यूट्रल, दिस इज चार्ज सिस्टम। ये एक चार्ज सिस्टम है, ये भी कैसा है बेटा? चार्ज सिस्टम। मतलब पॉइंट 2 भी एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट एटम। यहां पर सारे के सारे क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट वाले। ये सारे क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट वाले। मतलब इसमें ऑक्टेट कंप्लीट एटम्स की क्वांटिटी कितनी है? 4 और एक 5, इसमें भी 5। मतलब पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल। अच्छा पॉइंट नंबर 4 क्या कहता था? इसमें नेगेटिव किस पे है? इसमें नेगेटिव है ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव किस पे? कार्बन पे। मतलब यहां ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास डिसाइड हुआ कि ए इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू पॉइंट नंबर 4। अरे बात समझे? मतलब पहले पहला पॉइंट लगाओ, नहीं लगेगा तो दूसरा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो इस ऑर्डर में ही लगाना। पाई, चार्ज, ऑक्टेट, एन, ऑपोजिट चार्ज। सबसे पहले जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वो विनर। न्यूट्रल और चार्ज में कौन विनर है? न्यूट्रल। न्यूट्रल और चार्ज में कौन विनर है? न्यूट्रल। अगर ये भी हमें सेम मिल जाएगा, दोनों न्यूट्रल निकले, दोनों चार्ज निकले, तो अपन क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट एटम। अच्छा कंप्लीट ऑक्टेट एटम देखने से अच्छा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम देख लो कितने हैं। अरे बात समझ में आ रही है? जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल वाले एटम्स हैं वो सब क्या है? इनकम्प्लीट एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम है वो। अरे समझे? तो जितने भी नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम जिसमें ज्यादा मिलेंगे जस्ट उल्टा बोल देना। अरे बोलो पॉइंट नंबर 4 क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। वो क्या कहता है? नेगेटिव कहां होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। पॉजिटिव कहां होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। पॉइंट नंबर 5 डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज से अपन डिसाइड करेंगे। बात क्लियर? अरे आ रही है बात समझ में? तो कल की क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 समझेंगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।